हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर 3 है डिस्कवरिंग तट द सागा कॉन्टिन्यूज। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये डिस्कवरिंग तट मीन्स, तट एक राजा का नाम है जो एक इजिप्शियन राजा है, उनका नाम है तट। द सागा है, सागा मीन्स जो पिछले टाइम से चली आ रही पुरानी कहानी है, कॉन्टिन्यूज। तो जो राजा है तट, उसकी कहानी आज भी कॉन्टिन्यू ऐसे ही चली आ रही है। इस चैप्टर में हम किंग तट के बारे में ही पढ़ेंगे, कैसे उनकी डेथ हुई है, वो कौन थे। और इस हमारे चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं AR विलियम्स। तो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अब वो केवल एक टीनेजर के ही थे जब उनकी मृत्यु हुई है। कौन? किंग तट के बारे में ही बताया गया है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो वो केवल एक टीनेजर के ही थे। द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और वो अपनी फैमिली के, जैसे जो उनका साम्राज्य था, वो उनके लास्ट उत्तराधिकारी थे, जैसे वो लास्ट ही राजा हुए हैं और उनकी जो एम्पायर है उन्होंने सदियों तक इजिप्ट पर शासन किया है। जैसे वो जिस वंश से थे वो अपने वंश के केवल आखिरी ही राजा थे, क्योंकि वो कवारे, उनकी डेथ हुई था तो उनका कोई बच्चा नहीं था। तो वो अपने साम्राज्य के लास्ट, अपने वंश के आखिरी राजा थे और उनके जैसे जो उनके वंशज थे उन्होंने कई सालों तक इजिप्ट पर शासन किया है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गॉल एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। अब जब उनकी डेथ हुई है तो उनको सोने के साथ जैसे दफना दिया गया था और फिर भुला दिया गया था कि कोई तट राजा भी था जिसकी ऐसे डेथ हुई है, उनको ऐसे भुला दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ his tomb in 1922, the modern world had speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब 1922 तक तो किसी ने कुछ नहीं सोचा कि उनकी डेथ कैसे हुई है, बट 1922 में जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ये जानने का बहुत इच्छुक था कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी डेथ कैसे हुई है, क्या उनका कोई मर्डर तो नहीं हुआ। शायद उनको एक्सट्रीम जो पॉसिबिलिटी लग रही थी, ज़्यादा संभावना किस चीज़ की थी कि शायद जो राजा तट है उसका मर्डर हुआ है। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब कम से कम जैसे 80 सालों के बाद अब जो राजा तट थे वो अपनी कब्र को छोड़ने वाले थे। अब उनको कब्र से बाहर निकाला जाने वाला था 80 सालों के बाद। किस लिए? उनका एक CT स्कैन होना था। CT स्कैन आप जानते हो ना, CT स्कैन जिससे बॉडी के हर एक छोटे छोटे पार्ट का CT स्कैन कराते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। आपने जैसे CID में भी सुना होगा, फोरेंसिक में भेजी जाए। फोरेंसिक में वहाँ एक साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल होती है कि कैसे इनके साथ क्या हुआ है। शरीर के बिल्कुल जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनकी जांच पड़ताल होती है कि कैसे क्या हुआ था। बॉइश फेरो मीन्स राजा को उस टाइम पे इजिप्ट में फेरो बोलते हैं। तो जो ये बिल्कुल जो ये युवा राजा था उसकी बॉडी को एक CT स्कैन के लिए जाना था, जहाँ पे उनके बॉडी का जैसे कंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन उनका होगा, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये जांच पड़ताल की जाएगी कि उनके साथ क्या घटना हुई थी, कैसे उनकी डेथ हुई थी। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब जैसे ही उनकी बॉडी को उनके टॉम से बाहर निकाला गया तो एक बहुत ही जो भूतिया हवा होती है ना, बिल्कुल तेज तेज धूल वाली, वो चलनी स्टार्ट हो गई थी जहाँ से, जब वो रेस्टिंग प्लेस है उनका, जहाँ पे वो लेटे हुए थे इतने सालों से। जब उनको इजिप्शियन सिमेट्री है, जैसे इजिप्शियन में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पे राजाओं को ही दफनाया जाता है, तो जब वहाँ से उनकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा था तो एक बहुत ही भूतिया और भयानक बिल्कुल आंधी वाली हवा चलने लगी थी। Dark bellied cloud had scudded across the desert sky all the day and now were welling the stars in cascade grey। और बिल्कुल काले काले घने घने बादल आसमान में छाए हुए थे और ये काले बादल पूरा दिन और पूरी रात तक थे। जो आसमान में स्टार्स थे उन स्टार्स को भी इन काले बादलों ने ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। और ये कब की बात है? ये 5 जनवरी 2005 रात 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी Gilded had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries
mysteries of his little understood young ruler who died more than 3300 years ago। और जो सबसे फेमस मम्मी है, जो तट है, तट का जो मम्मी बनाई गई है और जो उनका गाइल्ड है, जैसे उन पे सोने की जो परत सी बना दी जाती है ऊपर, वो बिल्कुल उसके जैसे हेड फेस को सबसे पहले सिटी स्कैन में डाला जाएगा। और जो रहस्यमयी बातें हैं उनके बारे में कि 3300 साल पहले जब वो मरे थे तो वो कैसे मरे थे, उन सभी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए ही उनके जो ग्लीडेड फेस है उसको अंदर डाला जाएगा। ठीक है, मम्मी का जो ग्लीडेड हेड फर्स्ट है वो पहले सिटी स्कैन, आपने देखा होगा सिटी स्कैन करवाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेड वाला जो पार्ट है वही अंदर जाता है, पहले उसी पार्ट का ही सिटी स्कैन होता है। तो ऐसे ही जो वो मम्मी थी, मम्मी मीन्स जैसे जो डेड बॉडी है उसको बोला जाता है मम्मी, तो उसको डाला जाएगा सिटी स्कैन में और फिर जाना जाएगा कि कैसे उनके साथ क्या हुआ था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। अब जैसे हर आफ्टरनून की तरह यूजुअल जो टूरिस्ट जो हर रोज़ देखने के लिए आते हैं, तो उस दिन भी वर्ल्ड से अलग अलग जगहों से टूरिस्ट देखने के लिए आए हैं और वो अपनी रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं। जो एक रॉक को कट करके, एक पहाड़ी को काट के एक टॉम बनाई गई है जो कि 26 फीट ऊंची है, तो वहाँ पे अपनी वो रेस्पेक्ट पे कर रहे थे। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chambers and peer at that gilded face, the most striking feature of mummy shape outer coffin lid। और वो क्या कर रही हैं, जैसे दीवारों पे नहीं, जो बरियल चैम्बर है जहाँ पे वो दफनाई गई है वहाँ पे वो दीवारों पे वो पढ़ रहे हैं कि क्या लिख रहा है। और वो बड़े ध्यान से जो टटका जो गाइल्डेड फेस है, जैसे जो ऊपर वो बनाया गया है, अब जैसे नीचे तो दफनाया गया उनको, ऊपर एक शेप दी गई है, जैसे मुंह की शेप होती है ना, ऐसे शेप दी गई है और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। और वो बिल्कुल इतना इतना अच्छा मम्मी का शेप बनाया गया है। कॉफिन लिड है, जैसे जो कॉफिन है जिसमें वो लिटाया गया उसका जो ढक्कन है वो भी काफ़ी अच्छा है, इतना अट्रैक्टिव है कि जो आने वाले हैं वो उसको काफ़ी मज़े से देख रहे हैं एक एक फीचर को। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर्स, और कुछ जो विजिटर्स हैं वो आपस में फुसफुसा के कानाफूसी करके जो विजिटर बुक है वहाँ से वो गाइड बुक है वो वहाँ से वो पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ वहाँ पे चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट teen or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। कुछ लोग ऐसे साइलेंटली खड़े हुए हैं तो कुछ बिल्कुल ऐसे जानने के इच्छुक हैं कि इतनी कम एज में, इतनी टीन एज में इस राजा की डेथ कैसे हुई है। तो कुछ उस चीज़ को लेके मान रहे हैं कि जैसे वहाँ पे ना एक अफवाह है या फिर कुछ भी लगा लो कि जो भी इनको जगाता है या फिर डिस्टर्ब करेगा, इनको जगाएगा, जैसे जो इनको बाहर निकालेगा इनके जहाँ पे वो लेटे हुए हैं, तो उसको ना श्राप लग जाएगा, तो वो मर जाएगा, फिर उसको कोई भी श्राप लग जाएगा। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये बात सच है या ये झूठ है। तो ये सब चीज़ें, जैसे ये सीन वहाँ पे बना हुआ था उस टाइम पे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920s। अब जो ममी है वो काफ़ी बैड कंडीशन में है क्योंकि जो कार्टर है उन्होंने भी 1920 में कुछ कहा था। सेड जाही हवास, ये किसने बोला? ये जाही हवास ने बोला। जो अब जो वो सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाल रहे हैं, वो कौन निकलवा रहे हैं? वो जाही हवास निकाल रहे हैं। तो वो कौन है? वो एक सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटीज़ हैं। वो इन्होंने सारा को जैसे हैंड ओवर संभाला हुआ है इन सभी चीज़ों को। और वो बोल रहे हैं कि जो भी कार्टर ने 1920 में किया था उसकी वजह से जो मम्मी है वो काफ़ी बैड कंडीशन में है। As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered that tomb after years of futile searching। वो कहता है कि 1922 में जो कार्टर थे उन्होंने ही तट की इसको मम्मी को खोजा था और उन्होंने इसको काफ़ी बैड कंडीशन में कर दिया। उस टाइम पे भी जैसे उनको बाहर निकाला गया था, उनके साथ से सर्च हुआ है कुछ भी, तो वो जो जाही हवास है वो बोल रहे हैं कि 1922 में भी इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब कर दी है। Its content, though hastily ransacked the antiquity was surprisingly complete. They remain the richest loyal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments,
केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो राजा महाराजा की जैसे डेथ होती है तो उनके साथ बहुत भव्य चीज़ों को दफनाया जाता है जो एंटीक होती हैं, जो महंगी होती हैं काफ़ी, और यहीं से पता चलता है कि वो काफ़ी रॉयल कलेक्शन मिलता है वहाँ पे। और जो जो फेरो लीजेंड मीन्स जैसे जो राजा मरते हैं तो उनकी लीजेंड, उनकी भव्यता को यही चीज़ें दर्शाती हैं कि कैसे राजाओं के साथ इतना सोना चांदी जवाहरात दफनाया जाता है। लेकिन जो तट थे उनके साथ क्या दफनाया गया था, उनके साथ जो एवरीडे थिंग्स हैं जो मरने के बाद जीवन में ज़रूरत की होती है, उनके साथ उन चीज़ों को दफनाया गया था। और क्या था उसमें, एक बोर्ड गेम था, एक ब्रॉन्ज रेजर था, लीलन अंडरगारमेंट जो उनके नीचे पहनने वाले कपड़े हैं वो थे, और उनके साथ जैसे कुछ फूड और वाइन वगैरह ये दफनाई गई थी राजा तट के साथ। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three-nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, while clearly lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और अप्रैल। तो जैसे कुछ ये जो फेरो की जो फनरेरी जो ट्रेजर उनको मिला है, उनको रिकॉर्ड करने के बाद जो कार्टर था उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो 3 नेस्टेड कोफिन थे उनको उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वाले कोफिन को खोला तो वो उस पे उसने क्या पाया, उसमें फूलों की जैसे विलो ऑलिव लीव्स की बनी हुई मालाएं थी जो वाइल्ड क्लियरली थी, लोटस पेटल से और कॉर्नफ्लावर से और फेडेड एविडेंस। तो उनको जो ये जो गार्लैंड मिली थी, जो माला मिली थी, वो मार्च और अप्रैल के मंथ में ही वो फूल वगैरह मिलते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो राजा तट थे उनकी डेथ अप्रैल और मार्च के मंथ में ही हुई थी, क्योंकि उनके साथ वो वाले फूल दफनाए गए थे जो अप्रैल और मार्च में मिलते हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, लेकिन जब वो फाइनली जो उस मम्मी में जाते हैं जहाँ पे जो राजा तट थे तो वो काफ़ी ट्रबल में फंस जाते हैं, जैसे उनको काफ़ी संकट में आ जाते हैं वो। द रिचुअल रेजिन had hardened, cementing Tut to the bottom of its solid gold coffin। अब रेजिन होता है जैसे जो रिचुअल है लास्ट में उनको, जैसे कि जो डेड बॉडी है वो ऐसे ही रहे तो उनको कुछ सीमेंट से या फिर उन पे कुछ मटेरियल डाल के ना, उनको बिल्कुल रेजिन होता है जो मटेरियल डालते हैं उनको ऐसे बनाया जाता है कि जैसे अगर बहुत सालों बाद भी अगर उनकी डेड बॉडी को निकाला जाए तो वो बिल्कुल ऐसी ही मिले। तो जो उनकी डेड बॉडी थी वो बिल्कुल सीमेंट की तरह बिल्कुल हार्डन हो गई थी, और वो जो गोल्ड कॉफिन है ना, जो सोल्ड गोल्ड कॉफिन है, वो उससे बिल्कुल चिपक चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी उसके साथ। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कितना भी आप जोर का फोर्स लगा लो वो हिल भी नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, तो फिर कार्टर ने लिखा भी हुआ कि अब क्या किया जाए, अब तो ये निकल भी नहीं रही है ना ये हिल रही है। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tries to use it to loosen the resin। तो जो कार्टर है उन्होंने माना कि शायद जो तेज धूप है सन की वो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकती है, ठीक है, जैसे जो बिल्कुल ये हथौड़े की तरह काम करेगी। और कार्टर ने, और शायद जो ये रेजिन है जिससे इसको ऐसे लेप लगाए गए हैं, जो चिपकाया गया है, कि शायद ये ठीक हो जाए और ये जो बॉडी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, जिससे वो बॉडी को बाहर निकाल ले। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद जो तेज सूर्य का प्रकाश है, धूप है, वो इसको एक हथौड़े का काम करेगी, इसके लिए वो इस बॉडी को ठीक कर देगी। फॉर सेवरल हार्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Nothing buzzed. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chilled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummies free, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart. It removed the gold. तो उन्होंने क्या किया, जो कार्टर थे उन्होंने उस मम्मी को, जो तट की जो डेड बॉडी है, उसको 149 डिग्री फ़ारेनहीट में बाहर रख दिया, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, बाहर रखा। तो उन्होंने जैसे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहा, और
फिर क्या होता है, जो उनके लिम्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। जैसे वो अब अभी भी जैसे उनको निकाला जा रहा था तो उनके बॉडी के कुछ पार्ट बिल्कुल मिल नहीं रहे थे, क्योंकि जैसे जो भी कार्टर ने 1922 में उसकी बॉडी के साथ किया है तो उसके कुछ पार्ट जो बॉडी के थे ना वो जा चुके थे। तो उन्होंने अपनी कार्टर ने अपने डिफेंस में क्या कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चॉइस ही नहीं थी, अगर मैं मम्मी को ऐसे काट के फ्री ना करता तो शायद जो चोर थे उनको अब पता चल चुका था कि अब ट्रेजर दफनाया गया है तट के साथ, तो वो उसको वहां से ले जाते। तो उन्होंने सिर्फ अपने ही बचाव के लिए ऐसा सब कुछ बोला था। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वाज फेब्युशियली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, क्योंकि उस टाइम पे जैसे जो तट जो राजा था, उस टाइम पे जो राजा महाराजे थे वो अपने साथ काफ़ी भव्य और यादगार और वेल्दी चीज़ों को दफनाते हैं। तो सभी यही सोचते होंगे कि शायद वो भी उनके साथ भी इतनी ही महंगी चीज़ों को दफनाया गया होगा। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश विद ग्लिटरिंग गोल्ड, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड क्रिमिनल एप्रन, सैंडल्स, sheets for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mask, all or pure gold। और उनको राधा टट को जो है किस किस चीज़ के साथ, जो ग्लिटरिंग गोल्ड है, प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, और एक इनर कोफिन है, मास्क है, उन सभी चीज़ों के साथ भी राजा टट को दफनाया गया था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट कार्टर्स, मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर जॉइंट। वंस दे हैड फिनिश दे reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests। तो जो भी तट के साथ ये इतना महंगा सारा सामान मिला था, बिल्कुल जो सोने का था, उन सभी को एडॉर्नमेंट, जैसे जो भी ये हीरे जवाहरात थे, उन सभी को तट से अलग करने के लिए जो कार्टर थे उन्होंने मम्मी के हेड को अलग कर दिया था ऐसे काट के, और हेड को कार्टर ने अलग कर दिया था डेड बॉडी से। और फिर उनको बाद में जब उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी कि क्या कैसे सब कुछ है, बाद में उन्होंने उन सभी को पार्ट को जोड़ दिया, उन सभी पार्ट को जोड़ के एक वुडन बॉक्स में रख दिया। और आज इतने सालों के बाद जब फिर से जो है तट की डेड बॉडी को निकाला गया है तो आज भी वो उसी फॉर्म में मिली है, ऐसे बॉक्सेस में पार्ट मिले हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें जो तट है इसमें दो स्टोरी को लेके जाया जा चुका है। तो 1922 में जो कार्टर ने किया था डेड बॉडी के साथ, और अब 2005 में अब जो करेंगे। तो जो 2005 वाले हैं वो कार्टर की स्टोरी बता रहे हैं कि कार्टर ने उस टाइम पे क्या क्या किया था। Archaeology had changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysterious of death। अब जैसे जो पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, जो हमें पुरानी बातें बताते हैं, उनमें और आज वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। अब जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, उनका मेन फोकस होता था ट्रेजर पे, धन क्या निकला है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मेन फोकस होता है कि लाइफ की पूरी डिटेल, उनकी मौत कैसे हुई, ये रहस्य जानने में। It also uses more sophisticated tools including medical technology। और आज के टाइम में क्या है, वो जो अब जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन सभी बातों का पता लगाने के लिए। जो नए नए टूल्स बने हैं, जो नए नए यंत्र बने हुए हैं, वो उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी एंड एनाटॉमी, प्रोफेसर एक्सरे द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। अब 1968 में 40 सालों के बाद जब कार्टर की डिस्कवरी हुई थी, उससे भी 40 सालों के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया और एक बहुत चौंका देने वाला उन्होंने एक फैक्ट रिवील किया है। बेनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग। तो उन्होंने क्या कहा कि जो रेजिन के कारण जो उनकी चेस्ट है, उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और जो उनके फ्रंट रिब है, वो उनकी डेड बॉडी में नहीं है। लगभग जो कार्टर की डिस्कवरी के 40 सालों के बाद जो एक्सरे हुआ था मम्मी का, तो उसमें ये सब चीज़ें निकल के सामने आई थी कि उनकी जो चेस्ट बोन्स हैं और उनकी ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स हैं वो अब उनकी बॉडी में नहीं है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross sections are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें जो पता लगाना है ना इमेजेस का, अगर आप CT स्कैन ही अगर आप करा रहे हो तो उसमें आपकी पूरी बॉडी को हंड्रेड्स ऑफ स्लाइसेस, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके, बिल्कुल हर एक छोटे छोटे पार्ट का आप जो पता लग सकता है कि यहाँ पे क्या है। 3 डायमेंशनल मीन्स जैसे हर एक
आप पार्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवल ऑफ टट देन द एक्सरे। अब जो एक्सरे है, एक्सरे से भी ज़्यादा हम क्लियरली सिटी स्कैन में जान सकते थे कि सिटी स्कैन में क्या आएगा। एंड कोटेड आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ऑल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। लेकिन अभी भी जो दो क्वेश्चन थे ना, वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही बने हुए थे कि जो टट थे उनकी डेथ कैसे हुई है और वो अपनी वो डेथ पे वो कितने साल के थे। King Tut demise with a big event, even by royal standards. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particular of his passing away and its aftermath was आर अनक्लियर। लेकिन अब जैसे जो टट का जो डिमाइस है, जो उनका अंत होना है, वो भी एक बिग इवेंट था, क्योंकि वो एक रॉयल स्टैंडर्ड थे, जैसे वो एक राजा थे और वो अपनी डायनेस्टी के, जो उनका साम्राज्य था, वो अपने साम्राज्य के बिल्कुल लास्ट राजा थे, कि उनके बाद वो बिल्कुल कवारे ही गुजरे हैं, तो उनका कोई बेटा भी नहीं था। तो उनका और उनकी आज के टाइम में भी, इतने सालों के बीतने के बाद भी उनके मौत कैसे हुई थी, ये सब अनक्लियर ही है, कभी स्पष्ट नहीं हुआ है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। अब जो एमेनटॉप है, जो एमेनटॉप थर्ड है, जो टट या तो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, वो भी एक बहुत शक्तिशाली फेरो थे, मीन्स राजा जिन्होंने कम से कम 4 डिकेड्स तक शासन किया है, और वो उस टाइम पे गोल्डन एज था, सुनहरा काल था। हिज सन एमेनटॉप फोर्थ सक्सीड हिम एंड इनिटेटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑन इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और जो उनके बेटे एमेनटॉप फोर्थ हुए हैं, उन्होंने भी जो है शासन किया है, और वो भी बहुत अच्छे समय तक उन्होंने जो एंशियंट इजिप्ट है उस पर शासन किया, काफ़ी अच्छा काल था उनका। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। लेकिन जो अभी ये न्यू फेरो प्रमोट हुआ है, उन्होंने किसकी पूजा को प्रमोट किया है? एटन की पूजा को, द सन डिस्क है। चेंज हिज नेम टू आकनतेन और सर्वेंट ऑफ द एटेन। तो उन्होंने अपना नेम भी चेंज कर लिया, और उनके नेम जो आकनतेन है उनका मतलब है सर्वेंट ऑफ एटेन। ठीक है, उन्होंने जो है एक नई पूजा स्टार्ट कर दी है एटेन की। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आकनटेन। और उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल है, जो उनकी धार्मिक राजधानी थी, उनको भी थेब्स से चेंज करके ये आकनटेन बना दिया था। नाउ एज अमारना, जो आज के टाइम में अमारना के नाम से जानी जाती है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाई अटैकिंग अमुन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। और उन्होंने क्या किया, जो पुराना जो देवता था अमुन, जिसकी पूजा की जाती है, उसकी सारी की सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया, और जितने मंदिर थे सभी को बंद करवा दिया था। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, said री जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जोर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबस। तो जो ये रे जॉनसन है, जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, उन्होंने कहा कि ये जो टाइम था ना, वो काफ़ी भयानक था, काफ़ी डरा देने वाला टाइम था, क्योंकि उन्होंने ऐसे सब कुछ मूर्तियाँ वगैरह तोड़वा दी थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। और वो परिवार जिन्होंने शताब्दियों तक शासन किया है, अब लगभग वो अंत के अपने नज़दीक आ चुके थे। एंड देन आकनतेन वॉन्ट ए लिटिल वैकी। और अब इसका भी अंत काफ़ी नज़दीक था। आफ्टर आकनतेन डैड अ मिस्टीरियस रूलर नेम Safan Khakre appeared briefly and excited with hardly a trick. Then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he widely known today। अब जैसे जो आकनतेन था, उनकी डेथ के बाद फिर एक समेन खाकरे राजा आते हैं, उनकी भी डेथ के बाद उन्होंने भी काफ़ी, जैसे वो मतलब थोड़े ही दिन तक रुके हैं, फिर वो चले जाते हैं, उनको कोई ही लगभग ही कोई मुश्किल से जानता है। तो उनके बाद फिर राजा टट आते हैं, टट का पूरा नाम है तूतन खातेन। वो आते हैं, वो राजगद्दी संभालते हैं, और उनको आज भी जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतन खामून। और राजा ने अपना जल्दी ही नाम चेंज करके तूतन खामून रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, और वो लिविंग इमेज है अमून की। अब इन्होंने अमून की फिर से पूजा स्टार्ट करा दी। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ऑलवेज। और वो जो पुराने तौर तरीके हैं, वो उनको ही अपनाने में विश्वास करते थे। ही रिंग्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सेप्टेडली। और वो कम से कम 9 साल तक उन्होंने शासन किया, और लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी, बिना किसी को आशा भी नहीं थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फैट टट इज वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट। अब देखो,
उनकी फेम तो है ही है, लेकिन उनका जो भाग्य है उसके के बारे में भी जानने के कितने इच्छुक हैं कि जो इजिप्ट में इतनी सारी मम्मी में एक मम्मी उनकी भी है, डेड बॉडी है जो मम्मी बनाई जाती हैं। हाउ मैनी, कितनी है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता कि इजिप्ट में कितनी मम्मियाँ बनी हुई हैं। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, इट्स स्टिल काउंटिंग। और जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट है वो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है खोज करना कि कितनी मम्मी है, और लगभग 2003 में उन्होंने 600 मम्मियाँ खोज ली थी, और अब आगे भी ऐसे खोजी ही जा रही है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद द portable city machine donated by the National Geographic Society and cements the manufacture king. Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving रीगली अहेड फॉर द कंट्री मैन। अब देखो इतनी सारी ममीज़ है तो सभी को सिटी मशीन पोर्ट्रेबल थी, तो जो फर्स्ट जो मम्मी है जिसका सिटी स्कैन हुआ था वो कौन था, वो राजा टट ही थी। उनकी ही डेथ के बारे में पता लगाया जा रहा था कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और उनकी मौत कैसे क्या हुआ है। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। अब जो सिटी मशीन है वो बिल्कुल मम्मी को हेड से लेकर टो तक स्कैन करेगी, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और कम से कम भी 1700 डिजिटल एक्सरे बनेंगे क्रॉस सेक्शन में, हर छोटे छोटे पार्ट का एक्सरे होगा। टट्स हैड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, टेक ऑन एरिक डिटेल इन रिजल्टिंग इमेजेस। बिल्कुल बारीकी से पहले उनका जो हेड था ना, उनके हेड को स्कैन किया गया है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस के हिसाब से उनका जो हेड है उसका हुआ है, और बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक्स एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट दैट विंग्ड गोडेस ऑफ ए गाइडेड ब्यूरियल शेरिन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग टाइम। लेकिन अब जैसे जो तट की इंटायर बॉडी है वो इतने सालों के बाद भी वो आज भी ऐसी की ऐसी है, तो जो रेडियोलॉजी है, जो फोरेंसिक और एनाटॉमी है, वो सब ये जानने में काफ़ी इच्छुक थे। उनको जानना था कि ये इतने सालों तक भी बॉडी ऐसे सेफ की सेफ कैसे है, नष्ट कैसे नहीं हुई। शायद इसलिए कि इजिप्शियन का ये मानना है कि जो विंग्ड गोडेस के उनकी पंखों वाली देवी होती है, जो दबाने वाली जो ब्रेड बॉडीज हैं उनको सालों तक ऐसे ही सुरक्षित रखती है। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearer. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, देन हेल्ड द स्कैनर। अब हाइड्रोलिक जैसे एक ऊपर उठाने वाली मशीन है, तो सिटी स्कैनर मशीन को लाया गया था, और जैसे 4 जने कंधे पे लेके जाते हैं ना, पॉल बेयर मीन्स जो 4 जने कंधे पर लेके जाते हैं, तो वो जैसे ही जो टट की डेड बॉडी है उसको ऐसे रैंप पर लेके जाते हैं और सिटी मशीन में वो डालते हैं। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scan had quit because of sand in a cooler fan. फिर जो 2 आदमी आते हैं और वो एक वाइट प्लास्टिक फैन लेके आते हैं, लेकिन कर्स ऑफ द फेरो जोक अ गार्ड नर्वसली। लेकिन जो सिटी स्कैन मशीन है वो नहीं चलती है, और क्योंकि जैसे जो सैंड था ना वो अंदर उसमें चला गया था, कूलर फैन में अंदर चला गया था, तो एक जो गार्ड था ना वो कहता है कि शायद जो फेरो ने ना श्राप दे दिया है, क्योंकि आपने फेरो को उसकी गहरी नींद से जगाया था। तो वो ऐसे जोक कर रहा था कि क्यों उठाया, शायद इसलिए ये चल नहीं रही है मशीन, क्योंकि उसने श्राप दे दिया, आपने उसको नींद से उठाया है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्योर। तो बाद में जो एक और फैन लाया गया था उसकी जगह पे, तो उसने काम किया और जो सारी की सारी प्रक्रिया थी वो बिल्कुल आसानी से हो चुकी थी। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। और जितना भी डेटा था वो सभी मिल चुका था, सभी जैसे जो चेक कर लिया था, तो जो वर्कमैन थे, टेक्नीशियन थे, उन्होंने फिर से जो टट की डेड बॉडी थे उसको वर्कमैन को दिया और बोला कि इसको टॉम तक वापस लेकर जाओ। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. और फिर वही 3 घंटे के बाद जब से सारा काम फिनिश हो गया था,
तो जो फ़ैरो थे उसकी बॉडी को फिर से वहीं दफना दिया गया था जहाँ पे वो पहले से दफनाया हुआ था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट एज ए कंप्यूटर स्क्रीन, और जैसे ही जो उनकी वो वहाँ पे ले जाया गया था ना लिटाने के लिए, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी जो सॉफ्ट कॉपीज़ थी ना, इमेजेस थी, वो सारी आ चुकी थी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटिंग ऑफ पिक्सल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट का भी, हेड वाले पार्ट का वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ था। द टेक्नीशियन स्पोन एंड टिल्टेड इट इन ए वेरी डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में झुका के टिल्ट करके हर डायरेक्शन में इमेजेस ली गई थी। नेक वर्टब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनेटमी क्लासेस, और जो नेक वाली जो हड्डी थी वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जो नेक वर्टेब्रे थी वो बिल्कुल क्लियरली वो फोटो में दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन ही चेयर जाही हवा स्माइल। अब उन्होंने सब कुछ देख लिया था, उसका स्कूल वाला पार्ट भी, रिब्स वाला भी, हर चीज़ हैंड को रिवील कर लिया था। तो इतने वाले प्रेशर वाले काम के बाद जो जाहिर हवास थे वो आराम से चेयर पे बैठे और स्माइल करने लगे, और उनके फेस पे बिल्कुल अलग ही दिख रहा था कि अब कुछ सीरियसली नहीं है, कि कुछ गलत हुआ है इनके साथ, सब कुछ नॉर्मल था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट तक नहीं सोया हूँ। नॉट फॉर ए सेकेंड ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि पता नहीं राजा के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अब जैसे उनका सीटी स्कैन हो चुका है तो बिल्कुल राजा के साथ कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा था, तो अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सोना है। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब जैसे ही वो ट्रेलर छूट गया था, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप, तो इतनी तेज तेज हवा, जो भूतिया हवा चल रही थी, अब वो हवा बिल्कुल शांत हो गई थी। द विंटर एयर ले कॉल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और जैसे मौत के बाद शांति होती है ना, ऐसे बिल्कुल हवा ठंडी और शांत हो गई थी इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, ये जो वैली थी वहाँ पे। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट स्टॉर्म स्टूड Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the shoal of Orisis, the god of afterlife watching over the boy king। अब जैसे आप जाओगे तो जो तट की टॉम्ब है उस पे ना एक कॉन्स्टेलेशन बना हुआ है, आपने देखा होगा ना, कॉन्स्टेलेशन ऐसे बना हुआ है, स्टार से बनाए हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है, जो कि जो पुराने इजिप्शियन है उनका मानता है कि ये जो ओरिसिस गॉड है ना, ये उसकी आत्मा का प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ओरिसिस गॉड है ना, वो जीवन जैसे मरने के बाद भी ध्यान रखते हैं पूरी की पूरी लाइफ का। तो ये बिल्कुल इजी स्टोरी थी, जिसे तट की बॉडी को बाहर निकाला गया है, इजीली उनका सीटी स्कैन हुआ, कुछ नहीं मिला उनकी बॉडी में, आराम से फिर उसकी बॉडी को वहीं पे रख दिया गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।